नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रुचि जोशी मैम। मैम, आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद शिवम में। धन्यवाद सर। मैम, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं, वास्तुशास्त्र है क्या और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? वास्तु शब्द की उत्पत्ति वस धातु से हुई है। वास्तु को हम सरल भाषा में अगर समझें तो प्रकृति ने हमें 5 तत्व दिए हैं। यही 5 तत्व जो हैं हमारे घर में भी 5 तत्व सम्मिलित हैं, जैसे कि अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। इन 5 तत्वों का सम्मेलन ही वास्तु कहलाता है। अब वास्तु की जो उत्पत्ति है, एक अंधकासुर नाम का एक राक्षस था। शिव जी की और अंधकासुर की भीषण युद्ध होता है और शिव जी के पसीने से, शिव जी का जो पसीना होता है वो पृथ्वी पर गिरता है और उससे एक भयानक दैत्य उत्पन्न होता है। अब जब दैत्य उत्पन्न हुआ तो वो पूरी पृथ्वी को ग्रास करने के लिए गया, मतलब उस पृथ्वी पर खाने के लिए गया। तो सभी देवी देवता जो हैं ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी पूरी नष्ट हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जो आप सभी देवी देवता उसको उठाकर औंधे मुँह गिरा दीजिए पृथ्वी पर। तो सारे जो देवता थे, 45 देवता थे, उन 45 देवताओं ने उसको उठाकर पृथ्वी पर औंधे मुँह गिरा दिया और सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, सभी देवताओं ने। तब ये डिसाइड हुआ, वास्तु पुरुष जो आप प्रतिमा देखते हैं, मूर्ति देखते हैं कि वो उल्टा सोया हुआ है, सिर है, कोना है, कोहनियाँ हैं, तो वहाँ पे 45 देवी देवताओं का वास हो गया। तो जब भी हम वास्तु करते हैं कि सिर पर ईश देवता होते हैं, कोहनियों में अग्नि देवता हैं, एक तरफ वायव्य है और जो पैर हैं उनके वो नैऋत्य कोण में। तो ऐसी कल्पना की गई कि एक पुरुष है और उसका पूरा शरीर है, उस पर 45 देवी देवता हैं। जब भी हम घर बनाते हैं तो इन्हीं 45 देवताओं का देखते हैं कि कौन से पद पर कौन से भगवान बैठे हैं, तो वहाँ द्वार रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। जैसे बीच में ब्रह्मदेव का स्थान होता है तो ब्रह्मा को हमें ब्रह्म स्थान को खाली रखना चाहिए। तो यहीं से उत्पत्ति होती है वास्तु पुरुष की। वास्तु और ज्योतिष का आपस में क्या संबंध है? जैसे हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि वास्तु, एक घर में एक व्यक्ति रह रहा है, ईशान कोण है, अग्नि कोण है, नैऋत्य कोण है, वायव्य कोण है। अब एक एग्जाम्पल अगर हम लें कि किचन हमारा आग्नेय कोण में आना चाहिए। आग्नेय कोण जो होता है वो होता है साउथ और ईस्ट को मिलाकर। अब आग्नेय कोण की ग्रहों के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से अगर हम बात करें तो आग्नेय कोण में शुक्र ग्रह का आधिपत्य होता है। शुक्र ग्रह होता है गृहिणियों से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारा समय जो गृहिणियाँ आग्नेय मतलब रसोई में ही बिताती हैं, तो शुक्र ग्रह गृहिणियों से रिलेटेड होता है। तो मतलब हर कोण, हर दिशा पर ज्योतिष का इफ़ेक्ट होता है। मतलब ज्योतिष और वास्तु अगर हम कहें कि पैरेलल ही चलते हैं। ऐसा कौन सा वास्तु दोष है जो कॉमन हर घर में होता ही है? जी, आजकल अगर हम बात करें कि अपार्टमेंट्स में रहते हैं सब लोग, ठीक है। अब अपार्टमेंट है तो वास्तु में एक आकार का बहुत ज़्यादा महत्व है कि आपका आकार, आपका जो घर है, आपका प्लॉट है, उसका आकार बहुत सही होना चाहिए। जैसे कि एक आपका फ्लैट है तो फ्लैट में 90% आकार सही नहीं होता है, तो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है आकार की। दूसरी बात होती है कि अपार्टमेंट है तो वहाँ पर जो मेन डोर होता है, मेन डोर सही जगह पर होना, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपने अपार्टमेंट्स में देखा होगा कि कॉर्नर पे मेन डोर दे देते हैं, जो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। तीसरी चीज़ होती है कि सेंटर पॉइंट वो लोग प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं अपार्टमेंट्स। लैंड की अगर हम बात करें तो लैंड में मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो प्लॉट तो खरीद लेते हैं, प्लॉट खरीदने के बाद सबसे पहले बोरिंग करा देते हैं। तो बोरिंग करने की भी अपनी एक जगह होती है। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं या इशू हैं जो सही होना ज़रूरी है। दिमाग में एक भ्रम रहता है कि उत्तर मुखी द्वार नहीं होना चाहिए, दक्षिण मुखी द्वार नहीं होना चाहिए। एक दिशाओं को लेकर, द्वार को लेकर बहुत भ्रम है लोगों के मन में। तो आप बताइए किस दिशा में द्वार होना चाहिए, किस दिशा में नहीं होना चाहिए? ये सही में भ्रम ही है। एक्चुअल में 4 दिशाएं जो होती हैं, चारों दिशाएं वास्तु के हिसाब से सही मानी जाती है।
पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा घर बनाने के लिए चारों दिशा ही सही रहती हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक भ्रांति ये आ गई कि दक्षिण है मतलब ख़राब होगा, पश्चिम है मतलब ख़राब होगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि वास्तु के हिसाब से अगर आपने घर नहीं बनाया तो पूर्व दिशा भी आपके लिए ख़राब है, उत्तर दिशा भी आपके लिए ख़राब। मेन चीज़ होती है कि आप वास्तु के हिसाब से घर बना रहे हैं तो चारों दिशाएं बहुत अच्छी मानी जाती हैं। और इवन हम बात करें कि वास्तुशास्त्र में साउथ फेसिंग जो घर होता है उसको विजय द्वार कहा जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ शर्त यही है कि वास्तु के हिसाब से अगर बना हो तो चारों दिशाएं बहुत शुद्ध होती हैं। लैपटॉप, मोबाइल, आधुनिक वस्तुओं में भी कोई वास्तु का प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल सर। जैसे अगर हम बात करें कि पुराने ज़माने में राजाओं के पास जितने शस्त्र होते थे, देवताओं के पास, राजाओं के पास जितने भी शस्त्र होते थे वो बहुत ज़्यादा माना जाता था कि पावरफुल है। आज का शस्त्र और अस्त्र क्या है? लैपटॉप और मोबाइल, क्योंकि मैक्सिमम काम हमारा जो होता है लैपटॉप और मोबाइल पर होता है, ठीक है। अगर जैसे राजाओं के लिए शस्त्र रखने की एक प्रॉपर जगह होती थी तो वैसे ही हमारे जो लैपटॉप है, मोबाइल हैं, ये सही जगह पर नहीं है अगर, तो हमारे काम में तरक्की नहीं हो पाएगी। तो इनकी भी एक प्लेस होती है प्रॉपर, वास्तु के हिसाब से रखे हों तो हमारे काम जल्दी बनते हैं। इसमें डेप्थ में बताएंगे, थोड़ा डिटेल में बताएंगे हमको कहाँ रखे होने चाहिए? जैसे कि कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी है, लैपटॉप लेकर बैठा है, पूर्व या उत्तर मुखी होकर बैठते हैं अगर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उत्तर दिशा कुबेर की होती है, प्रगति होती है, और अगर हम ग्रहों के हिसाब से बोलें बुध की होती है। तो पढ़ाई के लिए बुध ग्रह बहुत अच्छा माना जाता है, लक्ष्मी के लिए कुबेर बहुत अच्छा माना जाता है। तो उत्तर दिशा से हमको ये लाभ मिलता है। पूर्व के लिए अगर हम बात करें तो सूर्य की दिशा होती है, सूर्य प्रगति का कारक होता है, तो पूर्व की तरफ फेस करके हमको पढ़ाई या काम करना चाहिए। दक्षिण दिशा हम कहें कि यम की होती है और ग्रहों के हिसाब से मंगल की होती है। तो यम और मंगल की तरफ अगर हम देखेंगे तो जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ा स्वभाव, मतलब काम में मन नहीं लगेगा। वैसे पश्चिम दिशा शनि की होती है, और जल तत्व की बात करें वहाँ वरुण की दिशा होती है। तो वरुण और शनिदेव उस तरफ फेस करके अगर हम कुछ काम करेंगे तो शनिदेव हैं, काम स्लो होंगे, जल्दी काम नहीं बनेंगे। तो इसी वजह से उत्तर और पूर्व की तरफ फेस करके काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना सकती हैं? जी, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पंच तत्व जो होते हैं हमारे घरों में, पंच तत्वों का वास है, ठीक है। अब 5 तत्व हैं। अब जैसे जल तत्व में जल का काम नहीं हो रहा है, अग्नि तत्व में अग्नि का काम नहीं हो रहा है। अब जल तत्व, अग्नि तत्व की अगर हम बात कर लेते, वहाँ अग्नि नहीं हो रही है तो अग्नि तत्व दूषित हो गया हमारा, मतलब अग्नि तत्व में हमारा खाना नहीं बन रहा है, मीन्स वो खाना हम खा रहे हैं, खाने से एंग्जाइटी, बीमारी, ये सब होता है। अग्नि तत्व में अगर बेडरूम हो गया, जैसे आग्नेय कोण में बेडरूम ले लिया, तो हस्बैंड वाइफ की आपस में बनेगी नहीं, बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे, टेंशन क्रिएट होगा। नैऋत्य कोण एक होता है जहाँ पे हमको पितरों का स्थान बोला जाता है, या मेन पर्सन का बेडरूम उस स्थान पर होता है, वहाँ अगर टॉयलेट हो गई तो जो मेन पर्सन है उसकी प्रगति रुक जाती है। तो इससे क्या होता है कि अगर सही दिशाओं में सही रूम्स नहीं हैं तो उससे कलह होना, बीमारियाँ होना, ये 100%। थोड़ा हमें डेप्थ बताएं, किस और बेडरूम होना चाहिए, कहाँ किचन होना चाहिए, कि सब स्थान के लिए अलग अलग चीज़ें लागू होती हैं, ऐसा भी कुछ है? जी जी। अगर हम बात करें कि डोर की, सबसे पहले अगर हम हमको एक लेआउट बनाना है, ठीक है, तो लेआउट में सबसे पहले होता है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार हमारा जब एंटर हम हो रहे हैं तो हम मुख्य द्वार को नाम देते हैं लक्ष्मी द्वार या गौ द्वार। लक्ष्मी द्वार मतलब होता है कि वहाँ से पॉजिटिविटी आती है ना। अब उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वास्तु पुरुष में 45 देवी देवता का वास होता है। कॉर्नर्स जो होते हैं उसमें 32 देवता होते हैं। कॉर्नर्स मतलब 4 दिशाएं हैं, हर दिशा में 8-8 देवता हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हर देवता के ऊपर आप द्वार बनाएं। मतलब होता है कि एक कॉर्नर्स तो सारे छोड़ने पड़ते हैं, सारे जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, जैसे ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, इसमें आप द्वार नहीं बना सकते हैं। जब भी हम वास्तु के हिसाब से द्वार बनाते हैं तो हमारी जो घर की चौड़ाई होती है उसके हम 9 हिस्से करते हैं। एक तरफ से 5 हिस्से छोड़ते हैं
एक तरफ से 3 हिस्से छोड़ते हैं और चौथे हिस्से पर हम अपना मुख्य द्वार बनाते हैं। मेन बात होगी मुख्य द्वार की। अब बोरिंग करवाना है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कराना है, तो ईशान कोण सबसे बढ़िया होता है कि वास्तु में क्या होता है कि सबसे हल्का कोण होता है ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट। उसके आप सीधे जाएंगे, अगर हम तिरछे में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हल्का ईशान और सबसे ज़्यादा भारी नैऋत्य, जस्ट उसके सामने वायु का कोना होता है वायव्य कोण और उसके जस्ट सामने होता है अग्नि का कोण। ठीक है, तो अगर हम ईशान कोण में टंकी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। भगवान का रूम भी ईशान कोण में ही बनाया जाता है। ईशान कोण इसलिए क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से ईशान कोण जो होता है गुरु का होता है, तो गुरु का स्थान ईशान में ही होना चाहिए। आग्नेय में साउथ ईस्ट में हमारी रसोई होनी चाहिए। इसमें भी होता है कि रसोई हमारी जो होती है खाना बनाते समय पूर्व दिशा की ओर हमको देखना चाहिए। पूर्व दिशा इसीलिए क्योंकि सूर्य से ही हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो खाना जब बनेगा तो एनर्जी का स्रोत हमारा होगा सूर्य। मेन पर्सन जैसे मैंने आपको बताया नैऋत्य कोण होता है, वो होता है साउथ वेस्ट, पितरों का। तो मेन पर्सन की जगह वहाँ पर होनी चाहिए बेडरूम। अगर बेटा है तो साउथ में उसका घर रूम होना चाहिए। अगर बेटी है या अतिथियों का कक्ष बनाना है तो वायव्य में होना चाहिए। सीढ़ियों की अगर हम बात करें तो नैऋत्य में या साउथ में सीढ़ियाँ होनी चाहिए या वेस्ट में सीढ़ियाँ होनी चाहिए, क्योंकि साउथ और वेस्ट जो एरिया होता है वो भारी होना चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट जो होता है वो हल्का होना चाहिए। तो जितनी भी सीढ़ियाँ हैं भारी जितना भी हमको करना है इस तरफ हमको रखना चाहिए। जैसे मैम आपने बताया कि पूर्व में किचन होनी चाहिए अधिकतर। यदि किसी का स्ट्रक्चर या घर बन गया और पूर्व में किचन बन अग्निकोण में, हाँ, यदि पूर्व में किचन बन गई तो फिर उसके लिए कोई उपाय कि तोड़ना ही पड़ेगा? देखिए वास्तु में तोड़फोड़ तो नहीं बताई गई है। आग्नेय कोण जैसे बताया गया है कि आग्नेय कोण में आपका किचन होना चाहिए। सपोज़ आपका आग्नेय कोण में किचन नहीं है, कई बार प्लॉट साइज़ बहुत छोटा होता है, हम आगे किचन नहीं दे पाते हैं, तो उसका सेकंड ऑप्शन होता है जैसे मैंने आपको बताया कि जो अग्नि कोण आएगा उसके तिरछे में एक वायव्य कोण होता है, वहाँ पर हम दे सकते हैं। सपोज़ वहाँ पर भी हम नहीं बना सकते तो कुछ रेमेडीज़ होती हैं, जैसे कि हम ईस्ट फेस करके ही खाना बनाएं। कई बार धातु की पट्टियाँ हम यूज़ करते हैं लगाने के लिए, तो रेमेडी के थ्रू भी हम कर सकते हैं। पर जहाँ तक हो सके फर्स्ट ऑप्शन आग्नेय कोण और सेकंड ऑप्शन वायव्य कोण और ईस्ट फेस करके खाना बनाना, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्या वास्तु हमारे स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति पर असर डालता है? अब हम एक घर में रह रहे हैं, कहीं से भी हम आते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि घर में हमको मानसिक शांति मिले, क्योंकि स्ट्रेस बाहर बहुत है। हम वर्किंग प्लेस पर तो हमको स्ट्रेस ही मिलता है मैक्सिमम, और घर पर ही हमको मानसिक शांति मिलती है। अब वहीं पर अगर ये वास्तु के हिसाब से नहीं है तो यहाँ पर भी अगर मानसिक शांति नहीं मिलेगी तो इंसान सक्सेस नहीं मिल पाएगी इंसान को। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ईशान कोण जो होता है, अगर वहाँ पर ईशान कोण में अगर भगवान नहीं है, आपने मंदिर नहीं बनाया और उस स्थान पर आपने पूजा नहीं करी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मानसिक शांति इफ़ेक्ट करती है। आप पूजा करने बैठे, पूजा करने जब भी इंसान कोई भी बैठता है तो क्यों बैठता है? मन की शांति के लिए। ठीक है, ईशान कोण होता है सबसे हल्का कोना, गुरु का कोना। गुरु मतलब होता है कि हमको सपोर्ट मिलता है। हमारे लाइफ में भी होता है ना कि हमको गुरु से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो वैसे ही अध्यात्म का कोना होता है ईशान कोण, गुरु से हमको सपोर्ट मिलता है और सबसे हल्का कोना होता है। मतलब हमने वहाँ बैठकर ध्यान किया, पूजा करी तो हमको मानसिक शांति मिलेगी। सपोज़ हमने ईशान कोण में कूड़ा रख दिया, ईशान कोण हमारा कटा हुआ हो गया, उसको भारी कर दिया, सीढ़ियाँ हो गई, वहाँ टॉयलेट आ गई, मतलब मानसिक शांति वाला जो हमारा हिस्सा है उसको हमने ख़राब कर दिया। मीन्स हमारा जो एक तत्व है वो दूषित हो गया। अब वो मानसिक शांति और किसी कोने पे नहीं मिलेगी, तो यहाँ से हमारी मानसिक शांति ख़त्म होती है। अब हेल्थ की अगर हम बात करें, सेम वही बात आएगी कि ईशान कोण में टॉयलेट होना। आप जैसे कैंसर, कई लोग होते हैं, अभी मैं एक जगह गई थी, उन्होंने यही कहा कि हम इस घर में आए और उसके बाद ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया उन लोगों को। उनके घर में देखा कि मैंने नैऋत्य कोण में टंकी बनी हुई है, घर उन्हीं का था, नीचे किराए से दिया था, किराएदार ने टंकी बनाई थी। ठीक है, अब किराएदार ने अपनी सहूलियत के लिए वहाँ टंकी बना दी और इफ़ेक्ट किसको हुआ? मकान मालिक को, क्योंकि उसके नाम से घर है।
नैऋत्य कोण ऊंचा होना चाहिए, भारी होना चाहिए। मेन पर्सन की जगह होती है, उस जगह गड्ढा कर दिया तो मेन पर्सन को ही हेल्थ के इश्यूज़ हो गए। तो मीन्स मानसिक स्थिति, हेल्थ के इश्यूज़ या बड़ी जितनी भी बीमारियां हैं, अगर इन कोणों में दिक्कत है तो दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होती है। वैसे ही अग्नि कोण में अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ की जो गृहिणियाँ हैं उनको हेल्थ के इश्यूज़ होंगे, मानसिक स्थिति मतलब इफ़ेक्ट करेगी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होगा, हेल्थ बार बार ख़राब होगी। तो अगर हम कहें कि वास्तु के हिसाब से ईशान कोण, नैऋत्य कोण या आग्नेय कोण में कहीं पर भी हमने प्रॉब्लम वास्तु के हिसाब से नहीं है तो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति पर इफ़ेक्ट डालती है। आपने बात की मैम, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि जब से हमने ये गाड़ी ले ली, हाँ। या जब से हमने ये ज़मीन ले ली तब से हमारा बुरा समय चालू हो गया, या हमारा सब कुछ चला गया, तबाह हो गया। हाँ। या मैंने तो मैक्सिमम लोगों के मुंह से सुना कि डेथ होना चालू हो गई, हाँ। मैक्सिमम लोगों की। हाँ। तो इसमें भी वास्तु दोष होता है? जी सर, जैसे क्या होता है कि हमने 2-3 प्रकार का ऐसा इफ़ेक्ट करता है। इसमें ज्योतिष कनेक्ट होता है। अब सपोज़ आपने गाड़ी की बात करी, है ना, गाड़ी ली। अब हमारे ज्योतिष में या हमारे भारतीय शास्त्र में मुहूर्त का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मुहूर्त के अकॉर्डिंग नहीं लिया हमने। सपोज़ आपका शनि की कुछ 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, दिक्कत शनि की कुछ चल रही है, काले कलर की गाड़ी आपने परचेस कर ली, बिना मुहूर्त के ले ली, बिना पूजन के ले ली, तो कहीं ना कहीं वो आपको इफ़ेक्ट डालेगी। अब किसी ने बोला कि मैंने ये घर खरीदा, उसके बाद से दिक्कत हुई। कई बार होता है पुराना घर खरीदा हमने, अब पुरानी नेगेटिविटी है उसकी, वास्तु दोष उसमें है और आप चले गए तो उसका इफ़ेक्ट आप पर होगा। अब मृत्यु की बात करें तो सेम वही बात आती है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण जो मैंने आपको बताया कि पितरों का होता है, उस स्थान पर अगर वास्तु दोष है तो डेथ तक की भी प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ होती है कि घर के सामने सपोज़ हमने एक प्लॉट ले लिया बिना वास्तु देखे, अभी हम घर की भी बात नहीं करते हैं, प्लॉट की बात करते हैं। हमने प्लॉट ही परचेज़ किया और प्लॉट के बाद भी कई बार दिक्कत होती है, टीपर बन रहा है, सामने खंडर है, शमशान है सामने, बड़ी सी टंकी जिसमें से पानी बह रहा है, बड़ा सा पेड़ है जिसमें घोंसले हैं, मंदिर है, इस तरीके का अगर आपने प्लॉट भी ले लिया है तो वो आपको इफ़ेक्ट करेगा। तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको। हमने सुना है कि घर के सामने रोड नहीं होनी चाहिए, कॉर्नर में घर नहीं होना चाहिए, वास्तु दोष होता है। कितनी सच्चाई इस बात पे? जी सर, जैसे क्या होता है कि वास्तु दोष में वेद बताए गए हैं, हर्डल, कि आपके घर के सामने कुछ हर्डल है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हर्डल में आ गया कि टी पॉइंट बहुत ज़्यादा फेमस है, टी पॉइंट नहीं होना चाहिए। टी पॉइंट का मतलब है आपका प्लॉट है, आपके प्लॉट के जस्ट सामने रोड है, अब आप खड़े हैं, आपको रोड दिख रहा है, तो ये एक वेद हो गया कि आपको रोड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है। अब आपको नहीं मालूम है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बीमार व्यक्ति आ रहा है, चोर व्यक्ति आ रहा है, कैसा व्यक्ति आ रहा है। रोड पे से सब प्रकार के व्यक्ति निकलेंगे, उनकी जो नेगेटिविटी है सीधा एंटर करती है आपके घर में। तो इसीलिए घर के जस्ट सामने अगर रोड है तो नेगेटिविटी ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। अब पेड़ है, अगर सपोज़ बहुत बड़ा सा पेड़ है घर के बिल्कुल बाहर, फलदार पेड़ हो गया या बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का, बिल्कुल आपके दरवाजे के या घर के बाहर है। साइंटिफिक रीज़न भी है इसके और ज्योतिष के रीज़न भी। साइंटिफिक रीज़न ये है कि उनकी जड़ें अंदर जाती है, घर की आपकी नींव को कमज़ोर करती है। और वास्तु में ये बताया गया है कि आपकी नींव और छत हमेशा से पावरफुल होनी चाहिए। नींव पर पूरा घर टिका है, छत पर पूरा घर टिका है, अगर यही कमज़ोर हो जाएगा तो यहीं वास्तु दोष क्रिएट हो जाएगा, पहला तो। दूसरा, फलदार पेड़ है अगर, अब सपोज़ आपको बाद में पता चला कि वास्तु के हिसाब से नहीं है, फलदार पेड़ काटना ज्योतिष में गलत बताया गया है। फलदार पेड़ और अगर काटते हैं आप तो आपके यहाँ अगर जो भी संतान है उस पर इफ़ेक्ट करेगा, उसकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, इवन डेथ तक का भी बताया गया है कि अगर फलदार पेड़ काट दिया आपने तो ये इफ़ेक्ट भी होता है। तो इन सब के इफ़ेक्ट होते हैं। अब जैसे मंदिर, आपने कहीं सुना होगा कि मंदिर तो बहुत अच्छा माना जाता है। मंदिर का क्या होता है कि उसका जो ध्वज होता है, ध्वज की छाया हमारे यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, मंदिर में भी बहुत सारे भक्त आते हैं, भक्त आए अपनी प्रॉब्लम्स लेकर भगवान के पास, कहीं रोते हैं तो जो एक नेगेटिविटी वो छोड़ते हैं, वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इफेक्ट करती है। ध्वज की छाया अपने घर पे नहीं पड़नी चाहिए। ध्वज की छाया अपने घर पर नहीं पड़नी चाहिए।
वो विजय ध्वज होता है, उसे ध्वज विजय ध्वज बोला जाता है, और उसकी छाया हमारे यहाँ पड़ती है तो वो वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता। आपने कहा कि घर के सामने रोड होने से नकारात्मक ऊर्जा भी आती है। मैम मेरे तो लगता है 80 से 90% मकान जो हैं वो रोड के किनारे होंगे, और अधिकतर लोग रोड के किनारे ही घर लेना पसंद करते हैं, प्रॉपर्टी लेना पसंद करते हैं। अच्छा, कॉर्नर प्लॉट, हाँ, सिर्फ कॉर्नर प्लॉट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जब भी कॉर्नर प्लॉट, जैसे साउथ वेस्ट का कॉर्नर ले लिया आपने, ठीक है, जब हम घर बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं, तो सपोज़ आपका वेस्ट फेसिंग घर है और साउथ वेस्ट कॉर्नर आ रहा है आपका। अब घर बनाते समय हम ये हमारा वास्तु के हिसाब से होता है कि साउथ और वेस्ट बंद होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए, पैक होना चाहिए, मोटी दीवार होनी चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। अब साउथ वेस्ट कॉर्नर ले लिया हमने, तो हमको खिड़की दरवाजे साउथ और वेस्ट में मैक्सिमम देने पड़ेंगे, और हमारा जो नॉर्थ और ईस्ट है वो हमारा पैक हो जाएगा, मतलब वास्तु के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो ये वाला जो कॉर्नर का प्लॉट हमने लिया, यहाँ खिड़की दरवाजे बना दिए, तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देने लगते हैं। और कॉर्नर के जो प्लॉट्स होते हैं वो शुरू के 7-8 साल तो हमको इतना इफेक्ट नहीं देते हैं, पर 7-8 साल के बाद क्या होता है कि वो हमें प्रॉब्लम, नेगेटिव इफेक्ट देने लगते हैं। क्या घर के सामने फलदार वृक्ष या पेड़ होने चाहिए? सर, घर के सामने फलदार वृक्ष वास्तु के हिसाब से नहीं होने चाहिए। साइंटिफिक रीज़न भी है इसका और ज्योतिष का रीज़न भी है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि जड़ें जो होती हैं इसकी हमारे घर के अंदर आती हैं। जब जड़ें हमारे घर के अंदर आएंगी तो हमारी नींव को खोखला करेंगी, नींव हमारी हल्की हो जाएगी। और वास्तु में बताया गया है कि आपकी नींव और छत जो है पावरफुल होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए। जब नींव हमारी हल्की हो जाएगी तो यहाँ पर हमारा बहुत मेजर वास्तु दोष क्रिएट हो जाएगा। और ज्योतिष से अगर मैं कनेक्ट करूँ इसको, तो ज्योतिष में फलदार पेड़ काटना अशुभ बताया गया है। फलदार पेड़ को हम कनेक्ट करते हैं कि घर के जो बच्चे होते हैं उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। फलदार पेड़ को अगर हमने काटा तो घर के बच्चों की हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अधिकतर लोग दिशाओं को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि इस दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए, इस दिशा में मंदिर नहीं होना चाहिए। कितनी सच्चाई इस बात पे? जी, बिल्कुल। जब हम वास्तु और वास्तुकला 2 पार्ट हैं हमारे वास्तु में। वास्तु का मतलब होता है कि कहाँ पर कौन सा कमरा होना चाहिए, भगवान कहाँ होंगे, किचन कहाँ होगा, रसोई कहाँ होगा, टॉयलेट कहाँ पर होगी, सीढ़ियाँ कहाँ होंगी, ये वास्तु हो गया। अब कोई व्यक्ति किसी घर में रह रहा है तो सामान भी होगा, वो होगा वास्तुकला, मतलब इंटीरियर। आपको वार्डरोब कहाँ रखना है, बेड कहाँ रखना है, मिरर कहाँ रखना है, घड़ी कहाँ पर रखना है, तो ये सब वास्तुकला के अंतर्गत आता है। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें कि बेड का हम बात करें कि हम मेन पर्सन का नैऋत्य कोण में हमने बेडरूम दे दिया। अब उसकी बेड की पोजीशन लेनी है, तो बेड की पोजीशन के लिए सबसे अच्छी दिशा होती है कि वो उत्तर की तरफ पैर करके सोए या पश्चिम की तरफ पैर करके सोए। इसके पीछे भी रीजंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रह और इनके देवता हर दिशाओं में स्थापित हैं। सपोज़ दक्षिण की तरफ पैर करके सो गया कोई व्यक्ति, दक्षिण की दिशा होती है यम की और इसके देवता होते हैं मंगल। और यम को हम सभी जानते हैं कि यम की तरफ पैर करके सोना मतलब मृत्यु, तो इसीलिए अशुभ बताया गया है। दूसरा, इस तरफ अगर हम पैर करके सोते हैं, जिसको अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है कि नींद नहीं आना, ये भी प्रॉब्लम होती है। पूर्व की तरफ पैर करके अगर आप सो गए, पूर्व की दिशा होती है सूर्यदेव की। सूर्यदेव होते हैं हमारे प्रगति के लिए, आप अपनी फील्ड पे शाइन करेंगे। कोई होता है फेमस पर्सनैलिटी, तो वो किस वजह से होता है? सूर्य की वजह से। अब सूर्य देवता बहुत ज़्यादा पूजनीय हैं और हम सूर्योदय के पहले तो कोई भी व्यक्ति उठता नहीं है, तो सूर्य की तरफ पैर करके अगर हम सोते हैं तो वो भी वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता। तो वास्तु के हिसाब से उत्तर की तरफ पैर करके सोना या पश्चिम की तरफ पैर करके सोना बहुत अच्छा माना गया है। क्या वास्तुशास्त्र से डिप्रेशन या नींद आने की समस्या को दूर किया जा सकता है? बिल्कुल सर, कि अगर वास्तु के हिसाब से आपका घर नहीं है, सपोज़ आपका रूम जो है वास्तु के हिसाब से नहीं है, अगर हम पूर्व की तरफ पैर करके सो रहे हैं या अगर हम दक्षिण की तरफ पैर करके सो रहे हैं, तो यहाँ पर अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है। डिप्रेशन की अगर हम बात करें कि अग्निकोण में या ईशान कोण में हमने अपना बेडरूम रख दिया है, तो यहाँ पर डिप्रेशन की प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। सपोज़ अगर हमारा बेडरूम भी नहीं है, वहाँ पर ईशान कोण में अगर कबाड़ा है
कबाड़ा रख दिया हमने, नैऋत्य कोण हमारा जो है हल्का कर दिया, टंकी है वहाँ पर, तो भी कई बार डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम फेस होती है। तो वास्तुशास्त्र के द्वारा डिप्रेशन की समस्या को दूर किया जा सकता है। मैम किसी के जस्ट सामने से रोड जा रही है या घर के सामने एकदम रोड खत्म हो रही है टी पॉइंट पर, तो इस पर वास्तु दोष का असर पड़ता है? सबसे पहले तो मैं आपको टी पॉइंट ही समझाती हूँ कि टी पॉइंट होता क्या है। सपोज़ एक रोड जा रही है और रोड जहाँ ख़त्म हुई है उस सामने ही घर है, मतलब कोई व्यक्ति रोड से चलकर आ रहा है और सामने उसको किसी व्यक्ति का घर दिखाई दे रहा है, तो इसको टी पॉइंट बोलते हैं। टी पॉइंट भी कई प्रकार के होते हैं। किसी का घर 100% टी पॉइंट पर बन रहा है, मतलब रोड से जा रहा है व्यक्ति और पूरा घर उसका दिख रहा है। किसी का 50% होता है कि आधा ही घर दिख रहा है, किसी का 20% होता है कि इतना परसेंट दिख रहा है, बाकी ये टीप में नहीं आ रहा। तो टी पॉइंट का मतलब ये हुआ है कि रोड में जितने भी लोग आ जा रहे हैं उनकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपके घर पर आ रही है। आप बहुत दूर से खड़े होकर उस घर को देख रहे हैं, हो सकता है उसका मुख्य द्वार सामने आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ रोड पे आपको पता नहीं है कि कैसा व्यक्ति है, शराबी हो सकता है, चोर हो सकता है, किसी के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, कोई बहुत दुखी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति आपके घर को देख रहा है, चाहेगा तो भी देख रहा है, नहीं चाहेगा तो भी देख रहा है, तो मतलब उसकी नेगेटिविटी आपके घर के अंदर एंटर कर रही है। तो टी पॉइंट पे अगर घर है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। 100% है तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, 50% भी अच्छा नहीं माना जाता है। 20% में कुछ रेमेडीज़ हम कर सकते हैं, वो तब कर सकते हैं कि अब आपने ले ही लिया है, प्लॉट ले ही लिया है और आजकल प्लॉट लेना बहुत मुश्किल हो गया है, तो 20% में हम रेमेडीज़ कर देते हैं, पर फिर भी हम उसको अवॉइड करने का ही बोलते हैं। इसका कोई उपाय? जैसे वास्तु, जब भी हम वास्तु करते हैं तो हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि वास्तु में उपाय के 90% उपाय कारगर होते हैं, कि 90% उपाय हम जो आपको बताएंगे वो कारगर होंगे। 10% कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कारगर नहीं होते हैं। ईशान कोण में अगर आपने टॉयलेट दे दी, उसका उपाय आप कितना भी कर लेंगे वो प्रॉब्लम ही फेस करोगे आप। नैऋत्य में अगर आपने टॉयलेट दे दी, गड्ढा कर दिया, टंकी बना दी, सेप्टिक टैंक बना दिया, उसका कोई उपाय नहीं। 100% टी पॉइंट पर आपका घर है, उसका भी कोई उपाय नहीं। तो मतलब 10% वास्तु ऐसा है जहाँ पर उसके उपाय कारगर नहीं होते हैं, 90% उपाय काम कर जाते हैं वास्तु में। यदि किसी घर के जस्ट सामने फलदार वृक्ष हो तो क्या नुकसान है और क्या उपाय कर सकते हैं अपन? अब फलदार वृक्ष है, अब जैसे ऑलरेडी अब किसी ने प्लॉट लिया है, अपन इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि किसी ने प्लॉट लिया है, अब फलदार पेड़ है, अब आपने उसको रजिस्ट्री करवा ली है, अब इसको कटवा नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप फलदार पेड़ काटेंगे जो ज्योतिष के हिसाब से आपके घर की जो संतान है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, मतलब वो बीमार हो सकते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं। इसका उपाय ये है कि आप जब नींव खनन करेंगे तो नींव खनन में ऐसा होता है कि उसकी जड़ें काट दी जाती है और वहाँ पर पत्थर बिछा दिया जाता है। पत्थर बिछाने से क्या होता है कि जो जड़ें हैं वो अंदर नहीं जाती हैं। तो इसका एक उपाय तो ये हो गया। अब पता चला कि बना बनाया घर हमने ले लिया, वो घर है और पेड़ है हमारा, बने बनाए घर के जस्ट सामने फलदार पेड़ है, तब हम उसको जैसे जब उस पे पेड़ पर फल नहीं लग रहे हैं तब हम उसकी छटाई करके उसकी जो छाया है उसको हम कम कर सकते हैं। अब हमारा जैसे बना बनाया घर लिया हमने, जिस कॉर्नर पे हमारा फलदार पेड़ आ रहा है, ठीक है, अब उसको वास्तु के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से काटा नहीं जा सकता। हम उसकी छटाई कर सकते हैं जब उस पर फल नहीं लग रहे हैं। और एक उपाय ये है कि जिस कोने पर आ रहा है, सपोज़ नैऋत्य कोण में बन रहा है, नैऋत्य कोण का देवता हुआ राहु, वायव्य कोण में पेड़ आ रहा है उसका देवता हुआ चंद्रमा, ईशान कोण में पेड़ आ रहा है तो उसका देवता हुआ ईश मतलब गुरु, है ना। तो उससे रिलेटेड देवता का अगर हम दान करते रहेंगे तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। ये रेमेडी में आ रहा है। मैम वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई? पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने का सोचा। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने पृथ्वी पर मानव सभ्यता का विकास करने के लिए सोचा। तब उन्होंने अपने मानस पुत्र भगवान विश्वकर्मा को ये आदेश दिया कि आप वास्तु के अनुरूप पूरी व्यवस्था करें कि मानव सभ्यता कैसे आगे बढ़े। भगवान विश्वकर्मा और महाराजा पृथु ने दोनों ने मिलकर मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए पृथ्वी पर वास्तु के कुछ नियम दिए।
भगवान विश्वकर्मा ने महाराजा पृथु के लिए अमरावती से भी सुंदर एक नगर बसाया। और भगवान विश्वकर्मा ने उनके जो 4 पुत्र थे, एक जय, विजय, सिद्धार्थ और अपराजित, उनको चारों दिशाओं में भेजा कि आप चारों दिशाओं में जाओ और चारों दिशाओं के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से नगर को बसाओ। तो यहीं से चालू होता है कि जो हमारी जो 4 दिशाएं हैं वास्तु के हिसाब से बने। और हमारे पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि वास्तु के हिसाब से अगर हम घर बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत शुभदायक होता है। तो ये थे हमारे साथ रुचि जोशी मैम। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद। थैंक यू।